हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करने वाले हैं यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में वन बाय वन करके। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स से शुरू किया है, क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, गॉसेस लॉ, ईपीएस, देन पीओसी फाइनली, है ना। और यार मैंने पहले भी कहा, फिर से मैं कह रहा हूँ, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला तो और जगह लिखा हुआ भी होगा आपका, लेकिन सुनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हम कॉन्सेप्ट भी मतलब सीख लेंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बात किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है यार, कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, वेयर ई इज एलिमेंट्री चार्ज और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। और ई का वैल्यू होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, है ना। और एन का वैल्यू क्या हो सकता है यार, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, नंबर्स है बेसिकली ये, है ना। तो ये +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। क्लैरिटी बातों में? अच्छा, दूसरी बात, कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी आप कह लेते हो। तो अगर मान लो कि दो लाइक चार्जेस हैं, मतलब क्या, Q1 और Q2, और इसके बीच का सेपरेशन क्या है, R है, तो जो फोर्स आएगा वो कैसे होंगे यार, रिपल्सिव होंगे। कैसे होंगे, रिपल्सिव। तो ये 1 पर फोर्स कौन लगाएगा, ये वाला 2 लगाएगा, इसको धक्का देगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। और उसी तरीके से अगर 2 ने 1 को दिया है तो 1 थोड़ी ना छोड़ देगा, 1 भी बोलेगा तुमने धक्का दिया तो मैं भी तो दूंगा ही। तो ये Q1 क्या करेगा, इस Q2 पे धक्का देगा, इधर की तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये लिख रखा है। अगर मान लो कि केस कुछ ऐसा हो जाए कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में हमारा जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो जो हम फोर्स का मतलब, आप देखो ये रिलेशन हमने लिख रखा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका क्या मीनिंग है सर, कि फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होगा। इसलिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये क्या किस तरह से एग्जिस्ट करता है हमारा कूलम फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, राइट। और ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स भी है, और क्या, कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो इस चीज सबको याद रखना है, जो भी मैंने बताया उनको याद रखना है आपको। ठीक, अब जरा सा देखना, कुलम साहब ने क्या कहा कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये अगर धक्का दे रहा है तो कितने से दे रहा होगा, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होएगा ना। तो ये हमने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का तो मैग्नीट्यूड बराबर ही आएगा ना, तो वो एफ मैंने कह लिया। और एफ का वैल्यू होगा कितना, के Q1 Q2 का मॉड। याद रहे कि जब भी हम फोर्स लिख रहे होते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन से कोई हमारा वास्ता नहीं है। K इंटू Q1 का मॉड, Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर। और यार K का वैल्यू कितना है, 1/4πε0। और अगर आप देखोगे तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, है ना, ये हो जाएगा। और अगर इसका यूनिट आप चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा यार, ये देखो न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, पर कूलम स्क्वायर, है ना। बाकी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप याद रखें। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप जरूर निकाल लेना, काम आएगा यार। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका डायमेंशन आप जरूर कवर करते जाएं, है ना। अच्छा, उसी के को मैंने जस्ट रिप्लेसमेंट दिया है यार। बस इतना सा याद रखना है कि चार्ज को हमें साइन के साथ पुट नहीं करना है, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को रखना है। ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन व्हेन चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो चार्ज वैक्यूम में प्रेजेंट है तभी ये फोर्स लग सकता है। अगर उसके बीच मीडियम आ गया, अगर मान लो कि कोई डायलैक्ट्रिक प्लेस कर दिया गया है दो चार्ज के बीच में, तो जो फोर्स होता है वो के टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा। और के क्या है यार, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन याद रहे कि ये डायलैक्ट्रिक ना फुल्ली इंसर्टेड होना चाहिए, फुल्ली इंसर्टेड होना चाहिए बिटवीन द चार्जेस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वाला फॉर्मेट आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे इस तौर पे कि मतलब पार्शियली फील्ड हो डायलैक्ट्रिक, तो उतना कुछ अभी करना नहीं है, हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा, अगर पार्शियली इंसर्टेड होगा तो क्या होगा। ठीक है ना। फिलहाल हम इतना कहते हैं कि अगर फुल्ली इंसर्टेड है, याद रहिए यहाँ पर डायलैक्ट्रिक जो है वो फुल्ली इंसर्टेड है यार, ये चीज़ जरूर आप नोट कर लें। फुल्ली इंसर्टेड अगर है डायलैक्ट्रिक तब हम ये कह सकते हैं। क्लैरिटी बातों में? आगे बढ़ता है। अब देखना, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, कभी कभी इस पर सवाल पूछ दिया जाता है यार, कि मान लो कि ये दो चार्ज इक्वल नेचर के होने चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल नेचर का। मान लो कि ये अगर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और साथ में हम ये कह रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड जो है, Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस है किससे, Q2 के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो थर्ड चार्ज को, कोई एक थर्ड चार्ज है, उसको हम कहाँ रखें ताकि ये पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम
इक्विलिब्रियम में आ जाए। जरा ध्यान से सुनना, Q1 और Q2 दो चार्ज है, किसी थर्ड चार्ज Q3 को हम कहाँ रखें ताकि ये पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का क्या मीनिंग है कि हर एक चार्ज पर नेट फोर्स कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए, राइट। तो हमें कहाँ रखना चाहिए, तो स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, तो आपको क्या ले लेना है, रूट Q1 मतलब लेना है अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 और होल ब्रैकेट ये करना है इनटू आर कर लेना है। आर इज व्हाट, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। आप यहाँ पर कहीं मेंशन कर लेंगे यार, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बच रहा, ये आर है इसके बीच का सेपरेशन, ठीक है ना। तो ये आप क्या कहोगे, डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। याद रहे हमने स्मॉलर चार्ज से मेजर किया हुआ है, दिख रहा है ना, ये Q1 का मॉड कम है Q2 के मॉड से, है ना। फिर उसके बाद पूछ दिया जाएगा कि ये Q3 का नेचर क्या होगा। अगर एक बात याद रखना, अगर ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो थर्ड चार्ज का हर हाल में जो नेचर आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर पूछ दिया जाएगा कि Q3 का वैल्यू होगा कितना, तो आप कैसे करेंगे, Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर ऑफ Q1 प्लस रूट ओवर ऑफ Q2 का होल स्क्वायर कर लेना है। डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट को याद रखे, आंसर 100% आएगा। क्लियर है चीजें, बस आपको याद रखना है क्या चीज है कि नेचर ऑफ थर्ड चार्ज इज नेगेटिव। क्लैरिटी बातों में, डिस्टेंस निकालना हो तो छोटे वाले चार्ज से हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को लगा के, है ना। तो आप देखो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब Q1 Q2 सेम नेचर का हो, जो मैंने बताया अभी। अगर क्वेश्चन में Q1 एंड Q2 ऑपोजिट नेचर का रहे तो फोर्स बैलेंसिंग मेथड से इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकते हैं हम, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पॉजिटिव आया तो कोई चक्कर नहीं है, हाँ अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज आ गया तो आपको फोर्स देखना है कि कहाँ पर, किस पोजीशन पर रखने पर, मतलब यहाँ पर फोर्स मतलब 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है या यहाँ पर 0 हो रहा है, किस रीजन में ये 0 हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर सेम नेचर का चार्ज है कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा पाएंगे इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यार देखो किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। अगर इस फॉर्मूले से मुझे क्या एडवांटेज मिलता है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। अगर मैं उस पॉइंट पर किसी चार्ज को बुला के लाऊं और मैं उसे बोलूं कि आप मुझे फोर्स पता करके बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो कैसे निकालोगे, F इक्वल्स टू QE। ई का वैल्यू गिवन होगा, चार्ज आपको गिवन होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स का मतलब ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये मैंने वेक्टर साइन क्यों यूज कर रखा है, तो एक बात जरा ध्यान से सुनना कि अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव हुआ, चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ, देख रहे हो Q ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, कहने का मतलब क्या, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स उस पर कैसा लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपने किसी प्रोटॉन को छोड़ दिया, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन को छोड़ा तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। लेकिन अगर मैं यही करूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर रख दूं, किसको रख दूं, इलेक्ट्रॉन को रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट की तरफ लेकिन फोर्स किधर लग जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ये इक्वेशन हमें यही आइडिया देता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है कि Q ग्रेटर देन 0 तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है प्रोटॉन के केस में। और अगर Q लेस देन 0 हुआ, मतलब क्या, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ आपका, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो जाता है, राइट। अब जरा सा देखना, फोर्स इक्वल्स टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज कहूँ तो F इक्वल्स टू QE होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल्स टू ma होता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ma इक्वल्स टू QE। ये सब सर क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली पूछे गए हैं क्वेश्चंस कि अगर काइनेमैटिक्स लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ma इक्वल्स टू QE करोगे, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यार, QE बाय एम हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, QE बाय एम हो जाएगा। बाकी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हर जगह आप a का वैल्यू कितना रख सकते हैं, QE बाय एम रख सकते हैं, अगर ग्रेविटी वगैरह निगलेक्टेड है तो, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे फॉर्मेट को, जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। अब जरा सुनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। मान लो कि ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और इस पी पॉइंट का इस चार्ज से सेपरेशन आर है, ठीक। तो ये चार्ज क्या करता है, इस पी पॉइंट को रिपल्सन देगा। अगर ये पॉजिटिव नेचर का हुआ तो देख रहे हो ये रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो k इंटू मॉड ऑफ क्यू, याद रहे मॉड ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
क्लैरिटी बातों में, इसमें एक ही चार्ज रहता है जो आपका चार्ज है, फोर्स की तरह नहीं है KQ1 Q2, ठीक है ना। जस्ट आप क्या करोगे, KQ/R² कर लोगे। फिर अगर मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पॉइंट को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये पॉइंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। और कितने से, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है सर, कितना रह जाएगा, KQ/R² रह जाएगा। क्लैरिटी बातों में। हाँ, अगर इसका ग्राफ मेरे से पूछा जाए तो मुझे एक चीज समझ में आता है सर कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R² है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो इसका हमेशा ध्यान में रखें कि E अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² आ रहा है या फिर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, तो उस केस में हमारा E वर्सेस R का जो प्लॉट आता है वो हाइपरबोलिक नेचर का आता है, कुछ इस तरीके से। क्लैरिटी है। अच्छा, अब जरा सा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सुन लेना, इस पर सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं जनरली। तो आप देखो कैसे हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा Q चार्ज है जिसका कि कोऑर्डिनेट XYZ है, और ये कोई P पॉइंट है जहां पर मुझे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो लोगे, इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो लोगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आप देखो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने लिख रखा है, x0 i कैप प्लस y0 j कैप प्लस z0 k कैप। अगर आप q का निकालोगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। पोजीशन वेक्टर आप निकालना जानते हैं। अब जरा सा सुनना, E वेक्टर इक्वल्स टू क्या कर लोगे, KQ इनटू सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर P का, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है ना उसके कोऑर्डिनेट में से चार्ज के कोऑर्डिनेट को माइनस करके i कैप j कैप लगाओ और फिर नीचे उसके मॉड का होल क्यूब ले लो। बस इतना ही फंडा है। देखो मैंने वही कर रखा है, आरपी माइनस आर क्यू किया और फिर नीचे क्या कर लिया, आरपी माइनस आर क्यू का मॉड लिया, फिर उसका होल क्यूब कर लिया, ठीक है ना। बस इतना सा ही करना है। अगर सीधा सीधा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कोई चक्कर नहीं है यार, ऊपर आपको क्या लिखना है, इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और बाकी इसकी जगह पर क्या लिखना है, इसका आप मॉड ले लोगे। आरपी माइनस आर क्यूब का क्या कर लोगे, मॉड ले लोगे, और मॉड जैसे ही लोगे, मॉड निकालना जानते हो, रूट ओवर ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मॉड आ जाएगा। और उसके बाद उसका क्यूब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्यूब जरूर करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, खास बात, कि इस चार्ज को ना, यहाँ पर चार्ज को जो रखना है वो साइन के साथ रखना है, चार्ज को साइन के साथ रखना है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं सर, वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्लैरिटी बातों में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े सर, बिल्कुल सर। देखो अब हम आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सबसे पहले मतलब आप देखना यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, मतलब क्या एक इनफाइनाइट वायर होता है ना, उसी को हम क्या कह लेते हैं, लॉन्ग चार्ज वायर कह लेते हैं एक तरीके से। तो आप देखो अगर इस पर मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस लैम्डा का दे रखा है, कैसा प्लस लैम्डा, मतलब क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये। अगर इस वायर से ना ये कोई पी पॉइंट है जो कि कितने सेपरेशन पे है यार, आर सेपरेशन पे, और आर क्या है, आर क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन, याद रहे, आर इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। यही सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, राइट। अब सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो 2 के लैम्डा बाय आर, जस्ट इतना सा आपको याद रखना है, 2 के लैम्डा बाय आर। के का वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁻⁹, लैम्डा का वैल्यू आपको गिवन होगा। लैम्डा कैसे पहचानेंगे, उसके यूनिट से। लैम्डा का यूनिट क्या होगा यार, लैम्डा का यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ पर होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और उसका यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ये, तो कूलम पर मीटर, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैरी करता है आर के। तो इसका कर्व कैसा आ जाएगा, प्लॉट कैसा आ जाएगा, ई वर्सेस आर का, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जरूर अपने दिमाग में इसको स्टोर करें कि ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक नेचर का आएगा, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हुआ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ तो, ठीक है ना। हाँ, हम यहाँ पर आर को ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आपका वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं, आपको आर को ग्रेटर देन 0 मान के ही मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक। अब जरा सा सुनना यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा यार, कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव है, जो मैंने पीछे बताया। अगर यहाँ पर मान लो कि माइनस लैम्डा होता तो इस पी पॉइंट को ये क्या करता, वायर खींचता अपनी तरफ, मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता, इस तरफ, अगर ये माइनस लैम्डा होता तो। जो मैंने पीछे बताया वही चीज, पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब जरा से सुनना, मैंने क्या ले रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले रखा है, और इसके एक्सिस पर मुझे क्या डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देखो ये पी पॉइंट है,
जो कि इसके सेंटर से ना कितने सेपरेशन पे है, एक्स सेपरेशन पे है, एक्स सेपरेशन पे है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस चाहिए इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, जिस पर मैंने चार्ज क्यू दे रखा है, रेडियस इसका आर है, ये इसका एक्सिस, रिंग का ये एक्सिस है। तो ई एक्सिस आपको याद रखना है कितना होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट। हाँ, अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता तो मैं क्या कर लेता, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देता। एक्स का वैल्यू मैं जैसे ही जीरो पुट करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अच्छा। अब सर एक चीज इसमें कर्व, मतलब देखना है, अभी तक आया नहीं है सवाल इसके ऊपर, मतलब कर्व से, तो आपको देख के रखना है इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो वेरिएशन है एक्स के साथ, जो वेरिएशन है वो किस तरीके से होता है। तो इसका वेरिएशन यार कुछ इस तरीके से है, मतलब क्या, एक्स जब टेंड्स टू इनफाइनाइट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाता है, जब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। फिर अगर आपका एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है यार, जीरो की तरफ टेंड कर जाता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो x इक्वल्स टू प्लस आर बाई रूट टू पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ना मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा यार, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लैरिटी बातों में। और x इक्वल्स टू माइनस आर बाई रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मिनिमम हो जाएगा। और अगर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मेट में x का वैल्यू आर बाई रूट टू प्लस आर बाई रूट टू पुट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल जाएगा। और अगर आप माइनस आर बाई रूट टू पुट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि रिंग के एक्सिस पर हम किसी चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज जानता हूँ कि F इक्वल्स टू क्या होता है यार, क्यू ई होता है। जहां पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्या वहां पर इस चार्ज पर फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्लैरिटी बातों में ना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी इन्फानाइट वायर की वजह से फील्ड पढ़ा वो बेहद इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, मान लो कि ये आर्क है, इसके ऊपर मैंने चार्ज डेंसिटी दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा का, प्लस लैम्डा है तो इस पॉइंट को, मतलब ये जो इसका सेंटर है ना, ये इसका ओ पॉइंट क्या है, सेंटर है, तो सेंटर को ये क्या करेगा, रिपल्सन देगा, कितने मैग्नीट्यूड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यार, याद रखना है आपको, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, और थीटा क्या है यार, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट इट्स सेंटर, आर क्या है, रेडियस है इसका। क्लैरिटी बातों में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर यार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का रोल। तो आप देखना, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, हमेशा एंगल बाइसेक्टर पर आएगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, लेकिन अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, वही मैंने लिख रखा है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ ईसी इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड सी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, राइट ना। अच्छा, कभी कभी सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं, मान लो कि ये ना रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्लस लैम्डा का, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस लैम्डा का। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बताओ इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यार कुछ भी नहीं करना, ये क्या है, सेमी सर्कल है, ये क्या है, सेमी सर्कल है, अगर सेमी सर्कल है तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट को देखो, थीटा का वैल्यू कितना, पाई बाई टू रखोगे, सॉरी थीटा का वैल्यू कितना रखोगे, पाई रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगा तुम्हें वो कितने के बराबर, 2k लैम्डा बाय आर के बराबर। क्लियर है, अगर मैं इसका रेडियस आर कह रहा हूँ, हो सकता है ये आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहे, तो वेक्टर फॉर्म लगाना है तो आपको क्या करोगे, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, इसको ये क्या करेगा, रिपल्सन देगा किधर की तरफ, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो ये अगर कंप्लीट यहाँ पर ये पाई एंगल बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल बाइसेक्टर तो यही है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, रिपल्सिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। क्लैरिटी बातों में। इसी तरीके से यार क्वार्टर सर्कल वगैरह के लिए क्या कर दोगे, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा क्वार्टर सर्कल के लिए, पाई बाय 2, तो यहाँ पर बन जाएगा ये साइन पाई बाय 4, फिर साइन बाय 4 साइन पाई बाय 4 का वैल्यू रख दोगे 1 बाय रूट 2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो वो कितना आ जाता है, रूट 2 के लैम्डा बाय आर आ जाता है क्वार्टर सर्कल की वजह से। ठीक, और वो कितने एंगल पे आएगा, 45 डिग्री पर। मान लो कि यहाँ इतना सा सेगमेंट को मैं हटा दूँ, इस सेगमेंट को हटा दूँ, तो ये क्वार्टर सर्कल बना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसा, और कितने एंगल पर, ये 45 डिग्री पर। क्लियर है, पढ़ा होगा आपने ये सब चीज़। अब जरा सा सुनना ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग,
ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, तो उसकी वजह से क्या होगा जरा सा देखना। अगर ये इस पर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्लस सिग्मा का दे रखा है, ये चार्ज सीट है, मतलब क्या, प्लस सिग्मा कहने का मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा कैसे डिफाइन करते हैं यार, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर ये मान लो कि पी पॉइंट है जो कि आर सेपरेशन पे है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा यार, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारे बच्चे याद करके रखते हैं, लेकिन जो याद करना चाहिए वो ये वाला चीज़ याद करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। मान लो कि मेरा हाथ क्या है, ये चार्ज शीट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये हमारा जो पेन है ना, ये इस पे हमेशा क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट, ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए। वही चीज मैंने लिख रखा है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। ठीक, याद रहेगा आपको, बिल्कुल सर। हाँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पी पॉइंट को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, और एक बात कि सर ये पी पॉइंट ना, मतलब ये जो हमारा फील्ड आ रहा है, ये जो फील्ड हमारा आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये लिख लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन आता है, इसलिए ये मुझे कैसा फील्ड देता है यार, यूनिफॉर्म फील्ड देता है। कैसा देता है, यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड किसे कहेंगे, अगर सर हमारा फील्ड सेपरेशन के साथ वैरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लैरिटी बातों में, आपने जितना भी देखा पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, सर आर को कम करोगे, घटाओगे, बढ़ाओगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए वो हमें कैसा फील्ड देता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। कोई भी पॉइंट चार्ज कैसा फील्ड देता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देता है, राइट। आगे बढ़े, देखो अब हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग। याद रहे, कंडक्टिंग शीट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कंडक्टिंग शीट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है यार, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सिर्फ, ठीक है ना। उसका ये 2 टाइम्स है, मतलब इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग का ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, राइट ना। बाकी डायरेक्शन वाइज तो आपको याद है, याद हो जाएगा क्या, कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक, अब बाकी चलते हैं यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग सेल की तरफ। अभी हम बात कर रहे हैं होलो कंडक्टिंग। अगर कभी क्वेश्चन में होलो स्फीयर लिखा रहता है, होलो कंडक्टिंग लिखा रहता है, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग सेल लिखा रहता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए। तो ये सारे के सारे केसेस मतलब इन सब के लिए वैलिड है, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो स्फीयर। इस पर मैंने कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है, रेडियस कितना है, आर है, और ये पी पॉइंट का सेपरेशन सेंटर से कितना है, आर है। तो अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड देखना है, मतलब क्या हम स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, ये पी पॉइंट को, तो हमने देखा कि आर क्या हो जाएगा यार, ग्रेटर देन आर होगा, ऑब्वियस सी बात है। पी पॉइंट हमारे स्फीयर के बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये सेपरेशन रेडियस है तो ज़्यादा है। तो ई आउट मैं कहूँगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बाहर निकाल रहा हूँ आउटसाइड पॉइंट पर, तो इसलिए ई आउट कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। अब यहाँ पर देखना, अगर मुझे पॉइंट मैंने अंदर लेके गया, पॉइंट मैं कहाँ देख रहा हूँ, अंदर देख रहा हूँ, किसके, स्फीयर के, तो अगर मैं इन साइड पॉइंट पर देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होता है यार, जीरो, आर लेस देन आर के लिए, मतलब क्या सेपरेशन रेडियस से कम हो चुका है, तो उसके लिए ई इन कितना होगा, जीरो होगा। किस केस में, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, याद रखिए ये चीज। और सरफेस पर अगर देखना है तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन जो उसका रेडियस है उसी का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सरफेस पर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसका वेरिएशन है यार, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेरिएशन आप जरूर याद रखें, क्या पता कभी भी क्वेश्चन में आ जाए। और अगर आपको थोड़ा सा भी, आप थोड़ा सा दिमाग में आप इसको लेके चलोगे ना, बहुत फायदा देगा आपको। ठीक, तो देखो वेरिएशन, आर लेस देन आर के लिए, आर लेस देन आर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था, इसलिए ये कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, किस एक्सिस पर, आर एक्सिस पर, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है ना, उसी तरीके से आर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कब, तो आर लेस देन आर के लिए, आर लेस देन आर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही आर का वैल्यू आर पुट करोगे, कहाँ हमारा फील्ड पहुंच जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर पर, तो ये देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर पर पहुंचा फील्ड। अब यहाँ से ये डिक्रीज करना शुरू होगा, क्यों, क्योंकि हम अब स्फीयर के बाहर निकल चुके हैं सर, आर ग्रेटर देन आर के लिए आप स्फीयर के बाहर हो चुके हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैसे डिक्रीज करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज है यार, ये कैसा डिक्रीज है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज सर किसको कहते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन होता
नेगेटिव स्लोप होता तो हम कह सकते थे वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये आर वेरिएशन होता है, पहले जीरो हुआ आर इक्वल्स टू आर तक, फिर उसके बाद आर ग्रेटर देन आर के लिए ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करना शुरू कर दिया है फिर, राइट। और हमने मेंशन कर रखा है आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप याद रखें कि आर कहाँ से मेजर किया जा रहा है, सेंटर से मेजर किया जा रहा है, और वो पॉइंट का सेपरेशन है, क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब भोदू, मतलब क्या, चार्ज को मैं जहां पर रख दूं वो वहीं लुढ़क जाए। एक मतलब बहुत सुस्त बच्चा होता है ना, उसको कहीं बिठा दो वो वहीं बैठे रहता है, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, वहीं वो खेलता रहेगा, हंसता रहेगा, है ना। अच्छा, वही चार्ज है ये क्यू चार्ज, अगर आप इस स्फीयर में डालोगे ना तो जहां पर डाला वो वहीं रह जाएगा, कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा सर। तो वो क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में आपको याद रखना है, ई आउट में कोई फर्क नहीं है, ई सरफेस में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है, बस ई इनसाइड बदलता है जिस पर कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि अगर मैंने क्यू चार्ज डाल रखा है, इसका रेडियस आर है, तो क्या मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या कहते हो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हो ना। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आप स्फीयर का जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मुझे चार्ज चाहिए तो क्या कर लोगे, ये वॉल्यूम से रो में मल्टीप्लाई कर दोगे, चार्ज मिल जाएगा आपको, है ना। बाकी तो ये मैंने जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब जरा से सुनना, अगर मैं पी पॉइंट को अंदर लेके चला जाऊं जिसका कि सेंटर से कितना सेपरेशन है, आर सेपरेशन है, तो हमारा फील्ड इनसाइड जो होता है, मतलब क्या, आर लेस देन आर के लिए वो कितना आता है, ई इन इक्वल्स टू के क्यू अपॉन रेडियस का क्यू इनटू सेपरेशन, ये जरूर याद रखना है। और अगर मैं रो के टर्म्स में कहूं तो क्यू को कितना रिप्लेस कर दोगे, क्यू का वैल्यू कितना रख दोगे यार, यहाँ से क्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा ये, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। जैसे आप ये रखोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ से एक बात की क्लैरिटी है मुझे सर कि क्यूब फिक्स है, रेडियस भी उसका फिक्स है, के तो फिक्स है ही, तो ई इन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। और जब कभी भी ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा यार, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। जैसे आपने सुना होगा कि y इक्वल्स टू अगर mx है तो उसका ग्राफ क्या होता है यार, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, राइट। अच्छा, और अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो स्लोप कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब होगा, जस्ट हमने कंपेयर किया है ना। स्लोप कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर क्यूब हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर आर है और वाई एक्सिस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इसका ग्राफ कैसे चलता है यार, ग्राफ ऐसे चलता है, ग्राफ ऐसे चलता है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। फिर जैसे ही आर इक्वल टू आर पर जाएंगे तो हमारा ये वैल्यू कितना पकड़ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस वाला, ये सरफेस वाला है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जैसे ही मैं, आप देखो आर लेस देन आर के लिए हमने ये बना रखा है, और आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर जाएगा। बाकी तो फिर हमने यही बोल रखा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर, ये आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो ये यार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिया है। अब जरा सा सुनना, हम क्या देखने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। याद रहे यार, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, किसी भी इंडिविजुअल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, किसके लिए, सिस्टम के लिए। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हैं इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। अगर मान लो कि ये Q1 Q2 चार्ज है, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कितना कहूंगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नहीं, के Q1 Q2 बाय आर, है ना, क्योंकि फोर्स की तरह ये वैरी नहीं करता, कि Q1 Q2 बाय आर। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यार कि Q1 एंड Q2 को साइन के साथ पुट करना है, Q1 और Q2 को किसके साथ पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है, राइट। अच्छा सर, ये वाला फॉर्मेट तभी वैलिड है जब हम इनिशियली ये कह रहे हैं कि दोनों चार्ज ना इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, बहुत दूर है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर मैं फाइनली दोनों चार्ज को आर सेपरेशन पे फिक्स करूं, तब ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर आएगा, ठीक। लेकिन याद रहे, हम ये पॉइंट चार्जेस के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए कह रहे हैं।
क्लियर है। फिर उसके बाद देखना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, मान लो Q1 Q2 Q3 हो सकता है स्क्वायर पर चार्ज दे दे Q1 Q2 Q3 Q4, तो उस तरीके से अगर रहे और पूछ दिया जाए सिस्टम, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आप क्या करोगे, सारे चार्जेस के बीच में जितने भी पॉसिबल इंट्रैक्शंस हैं वो सारे को आप लिख के और ऐड करते चले जाओगे। देखना आप Q1 Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है R12, तो K Q1 Q2 है R12 प्लस K Q1 Q3 बाय R13, मतलब क्या Q1 और Q3 के बीच का सेपरेशन कितना है R13, फिर Q2 Q3 के बीच का सेपरेशन कितना है R23। हाँ, अगर किसी का नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव के साथ पुट करेंगे, क्या ही दिक्कत है ना। अब जरा सा सुनना, अगर मान लो कि हेक्सागन पे चार्ज को रख दिया जाए Q1 से लेके Q6 तक और पूछ दिया जाए कि बताओ कि कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज टर्म बनेंगे, कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमने फॉर्मेट ये बना रखा है, कितना n इंटू एन माइनस वन बाई टू। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज टर्म, कितने पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ, क्या ये 3 इंट्रैक्शन था, 3 इंट्रैक्शन में प्रूफ करता हूँ। n का वैल्यू मान लो 3, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल N का वैल्यू रखो इसमें 3 इंटू टू अपॉन टू, 2 से 2 कट, तो ये कितने के बराबर, 3 के बराबर। क्या 3 टर्म बन रहे, 1 2 3। हेक्सागन हो जाता तो n का वैल्यू 6 हो जाता, आप पुट करो, क्योंकि आप जब इंट्रैक्शन काउंट करोगे ना तो इंट्रैक्शन काउंट करने में आप गलती कर ही बैठोगे, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। देखना n का वैल्यू 6 रखो इसमें, 6 इंटू 6 माइनस 1 5 अपॉन 2, कितना हो जाएगा यार ये 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो n का वैल्यू कितने के बराबर यार 15, तो 15 टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स होंगे, राइट। अच्छा, दिक्कतें क्या आती हैं कि मान लो कि हमारे पास कुछ ये इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिंग है, इस पर चार्ज मैंने क्यू दे रखा है, इसका रेडियस भी कुछ हमने मान लिया आर है, यहाँ पर ना इसके एक्सिस पर कोई चार्ज है क्यू। अब पूछ दिया जाए इसके बीच बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मान लो सेपरेशन है एक्स, क्या तुम बता पाओगे, क्या ऐसे मुझे लिख देना चाहिए के क्यू क्यू बाय एक्स, क्या ये सही है, नहीं सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए हमारा फॉर्मेट वैलिड है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, रिंग पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यूनिफॉर्म, और वो एक तरह का सीसीडी है, मतलब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल का हेल्प लेना होगा, किसका हेल्प लेना होगा, पोटेंशियल का, हम उस पर भी आएंगे फिलहाल। तो आप देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, इसका क्या एडवांटेज है मैं बताता हूँ आपको। जरा सबसे पहले हम पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मतलब मान लो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता है, अगर मैं उस पॉइंट पर अगर मैं किसी चार्ज को रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है, किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आप चार्ज को रखते हो तो क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है, F इक्वल्स टू क्यू ई। उसी तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है अगर पोटेंशियल पता हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है और हमारा पोटेंशियल भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिफाइन किया जाता है, राइट ना। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट यार, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन बनने का बहुत बहुत चांस। जरा सा सुने कि अगर कभी भी ना पोटेंशियल किसके टर्म्स में हो, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो, एक्स वाई जेड, लाइक दिस एफ वाई वी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है ना, किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। पूछ दिया जाएगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछ दिया जाएगा, या फिर पूछ दिया जाएगा कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पूछ दिया जाएगा कि फाइंड फोर्स ऑन चार्ज का वैल्यू कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है, वो सब कुछ पूछा जा सकता है यार, मैं 1 बाय 1 करके सब कुछ बता देता हूँ आपको, देखते रहना। जब कभी भी ये v दिया पड़ेगा क्या यूज करोगे, ई वैक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी बाई डेल वाई, इसको डॉ भी कह लेते हैं यार, तो हम डेल ही कह लेते हैं, जल्दी जल्दी से कह लेते हैं, कौन डाउ डाउ करे यार, मतलब बेकार, मतलब माउथ ट्विस्टिंग होता है। डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, बस आई कैप जे कैप के कैप जरूर लगाना है, और हाँ नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, नेगेटिव चार्ज जरूर लिखना है, ठीक। तो ये रिलेशन तब यूज करना है जब v मोर देन वन वेरिएबल हो, मतलब क्या, x का फंक्शन हो जाए, y का फंक्शन हो जाए, z का फंक्शन हो जाए साइमल्टेनियसली, है ना। तो ये देखना v इक्वल्स टू एक्स वाई जेड है,
कहाँ पर पूछा गया है, 1 पे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वाई जेड कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यही इसका पार्शियल डेरिवेटिव, डेल डेल एक्स को क्या कहते हैं यार, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। और जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो वाई और जेड को कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए इसका नाम है पार्शियल। ठीक है ना, तो वाई जेड को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, एक्स पे ये ऑपरेट होगा डेल, अब सीधा सीधा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जैसे तुम जानते हो। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1 होता है, तो ये वाई जेड हो जाएगा। सिमिलरली वाई का करोगे डिफरेंशिएशन, तो आप देखो एक्स जेड बाहर निकल जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स जेड के बराबर, राइट। फिर उसी तरीके से जेड के रिस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई बाहर हो जाएगा, जेड का करोगे 1 आ जाएगा, तो ये एक्स वाई। अब क्या कर लेंगे, जस्ट आपको पता है ये वाला फॉर्मेट आप रख दो, आई कैप लिखोगे, डेल वी बाई डेल एक्स लिखोगे, डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है, वाई जेड, तो वाई जेड, और आई कैप मैंने बाद में लिखा, वाई जेड आई कैप, देन डेल वी बाई डेल वाई कितना है, एक्स एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ये पुट किया। अब क्या करना है, 1 पे पूछा गया है, तो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 1 है, वो मैंने पुट किया, और आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कहाँ पर, 1,1,1 पर। अगर मान लो कि कभी फोर्स पूछ दिया जाए गलती से, तो एफ इक्वल्स टू क्या कर लोगे, क्यू ई, जिस चार्ज पे पूछा जाए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है, देगा ये सवाल और पूछ दिया जाएगा फोर्स, बच्चा चक्कर में फंस गया अगर नहीं पढ़ के गया तो, है ना। तो एफ इक्वल्स टू क्या कर लोगे, क्यू ई कर लोगे, वेक्टर फॉर्म में है तो चलो ठीक है सर, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे फोर्स, और मैग्नीट्यूड पूछा गया है, मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर है ना चीजें, तो इस तरीके से। अब बाकी देखो, कभी कभी क्या होता है, ये तो हमने क्या किया हुआ है, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन था, हमने फील्ड निकाला। अब क्या होगा, इसका रिवर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन होगा और हमें फील्ड निकालने को कहा जाएगा। समझ रहे हो बातों को। तो आप देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं किससे, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पहले वाले तो हमने कर ही लिया है। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और हम क्या निकालेंगे यार, पोटेंशियल निकालेंगे। तो जैसे कि देखो, ये ई वेक्टर कितना दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना। मैंने क्या पूछा कि कोई कोऑर्डिनेट है 0,0,0, वहां पर पोटेंशियल V1 है, तो बताओ, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये अगर 1 2 3 हो गया है कोऑर्डिनेट, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। तो आपको यार कुछ भी नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेट करोगे। देखो ये वाला फॉर्मेट को देखो कि x1 y1 z1 पर हमारा पोटेंशियल कितना है V1, x2 y2 z2 पर पोटेंशियल कितना है V2, और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, और आप यहाँ क्या यूज कर लोगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, बस इतना सा याद रखना है। देखो कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, तो आप देखना ई वेक्टर कितना है, इतना है, और ये चीज यहाँ है, तो आप इसका डॉट लो, तो आई के साथ आई डॉट होगा तो एक्स डी एक्स आ जाएगा, फिर जे के साथ जे डॉट होगा तो कितना हो जाएगा, वाई डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर तो सर के है ही नहीं, इसलिए के वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमारा डी आर वैक्टर, इसको कहते हैं यार डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप को क्या कहते हैं, डी आर वैक्टर कहते हैं। फिलहाल आप इसको याद रखें। तो आप देखना, ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बना। अब कहाँ से कहाँ तक, 0,0,0 पर पोटेंशियल कितना बोल रखा था इसने, V1, तो V1 रख दिया। लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, और नेगेटिव साइन को तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। अब जब कोऑर्डिनेट 1 2 3 हो गया तो पोटेंशियल कितना हो चुका है, V2 हो चुका है, तो आप क्या कर लोगे, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट बिठाया तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, अब x dx का इंटीग्रेशन जानते हो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मतलब यही मैंने किया हुआ है। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ होती है कि सर ये लिमिट कैसे बिठाएं, तो आप देखना, जब x के मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट लेंगे लोअर और अपर लिमिट, देखो जैसे 0 और 1। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट में क्या है, 0, अपर लिमिट में क्या है 2, तो इसलिए ये 0 से 2 हो गया। अगर z का भी टर्म होता इन केस तो 0 से 3 भी लगता, ठीक है ना। तो अब ये देखना, सीधा सीधा ये V2 माइनस V1 कर देना, और बाकी ये नेगेटिव साइन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लिमिट 0 से 1 तक, और ये वाई स्क्वायर बाई 2, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाओगे इसको, 0 से 2 तक चलाओगे, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा आपको। ठीक, हाँ हो सकता है कि ये पोटेंशियल ना दिया हुआ रहता कि V1 का वैल्यू इतना है 0,0 पर, तो बताओ V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रख देंगे V1 का वैल्यू, V2 निकाल लेंगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, राइट। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कैसे क्वांटिटी है यार, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मान लो कि ये Q चार्ज है, ये P पॉइंट है, और ये सेपरेशन कितना है, R है, तो हम कितना कहेंगे पोटेंशियल यार, सीधा सीधा KQ बाय R। लेकिन याद रहे कि अगर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो हम चार्ज को साइन के साथ पुट करेंगे, तो ये चीज़ आप यहाँ पर जरूर मेंशन कर लेना, चार्ज को साइन के साथ पुट करना है,
चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, ठीक है ना। तो ये याद है। बाकी आप देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, देखना आप मैंने जो कहा था ना एडवांटेज पोटेंशियल निकालने का क्या है। मान लो कि इस पर मैंने चार्ज कितना दे रखा है, प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, रेडियस कितना है आर है, इस पी पॉइंट का इसके सेंटर से कितना सेपरेशन है, एक्स सेपरेशन है। तो ये पोटेंशियल इस पी पॉइंट पर इसके एक्सिस पर कितना होता है यार, वी एक्सिस के क्यू अपॉन रूट ओवर ऑफ आर का स्क्वायर करोगे प्लस एक्स स्क्वायर कर लोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए। अब जरा सा देखना, मान लो कि कभी मुझे सेंटर पर चाहिए पोटेंशियल कि इसके सेंटर पर कितना होगा, तो देखना वी सेंटर के क्यू बाई आर हो जाता है। कैसे, एक्स का वैल्यू जस्ट जीरो पुट करके, इसमें देखो एक्स का वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करोगे तो ये देखना एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो के क्यू बाई आर दे देगा ये, ठीक है ना। तो सेंटर पर भी याद रहना चाहिए, इस पर सवाल यार पूछे गए हैं, ठीक है ना। जब आप पी वाई यूज करोगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा, ठीक है ना। तो यार एक चीज़ हमारा बात ये याद रखना कि जब कभी भी हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते हैं तो जितना भी चार्ज होता है उन सारे चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल उस पॉइंट पर लिखते हैं। जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर हम वैक्टरली ऐड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में हम वैक्टरली ऐड नहीं करते, ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब जरा सा सुनना, अगर मान लो कि पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर क्यू चार्ज है और सर इस पी पॉइंट पर मान लो कि यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, बताओ इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं सीधा क्या कर लूंगा, u इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, मतलब v एक्सिस वाला वो मैं लगाऊंगा और मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बच्चों को ये चीज याद होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एच सी और एस सी, मतलब हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग की वजह से, सेल की वजह से कितना होगा पोटेंशियल। तो यार आउटसाइड जस्ट पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेंगे इसको, मतलब क्या पूरे के पूरे हम चार्ज को मतलब स्फीयर को सिंक्रोनाइज करके एक पॉइंट चार्ज बना लेंगे, और ये पॉइंट का जो सेपरेशन है इसके सेंटर से कितना है, आर सेपरेशन है, तो सीधा सीधा के क्यू बाई आर हो जाता है। मतलब क्या, पोटेंशियल आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वैरी करता है। अगर मैं सरफेस पर देखूं पोटेंशियल तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, राइट ना। तो ये चीज़ है। अब जरा सा देखना, इन साइड पॉइंट के लिए, इन साइड पॉइंट के लिए यार पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाई आर रहेगा। सर ये कैसे, तो आप जानते हो ना कि अगर इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जानते हैं हॉलो कंडक्टिंग के केस में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ई इन जीरो होता है, और आप एक रिलेशन जानते हो E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। क्या जानते हो, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वो कांस्टेंट कितने के बराबर, तो जितना सरफेस पे है ना पोटेंशियल उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, इसके सेंटर पे भी उतना ही होगा, कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर। मतलब क्या, जो चार्ज आपने डाला है स्फीयर पर वो मतलब के इंटू क्यू अपॉन उस स्फीयर का खुद का रेडियस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये v इन मिल जाएगा। अब इसका वेरिएशन देखना v वर्सेस r का, इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार कहा है कि वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कई बार पूछे गए हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप देखना r लेस देन r तक, मतलब क्या, इसके सेंटर से लेके सेंटर पर भी कितना है, के क्यू बाई आर है, यहाँ भी कितना के क्यू बाई आर, यहाँ भी कितना के क्यू बाई आर, सरफेस पर भी कितना के क्यू बाई आर। मतलब क्या, एक कांस्टेंट ग्राफ चलेगा, कहाँ तक, सरफेस तक। जैसे ही मैं सरफेस से बाहर निकलूंगा मेरा फील्ड कैसे वैरी कर जाएगा यार, इन्वर्सली, और ये किस तरीके से होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर जाएगा, राइट ना। और ये इनफाइनाइट सेपरेशन अगर पकड़ लोगे, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो फिर ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यार, एक मिनट का ब्रेक, थोड़ा पानी चाहिए, कंटिन्यूसली बोलते बोलते तो यार। चलो देखो आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, हम किसकी बात कर रहे हैं यार, एसएनसी की बात कर रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सेल। तो इसमें हमने चार्ज कितना डाल रखा है यार, चार्ज कितना डाल रखा है, इसके वॉल्यूम में क्यू चार्ज ले रखा है, और ये पी पॉइंट है। बाहर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू आर हो जाएगा, सरफेस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू स्मॉल आर, मतलब सेपरेशन जो है वो
सरफेस पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन रेडियस जो है उससे डिवाइड करते हैं। इन साइड पॉइंट में सर थोड़ा सा लोचा है, क्या याद कैसे करेंगे, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, और याद रखना ऐसे ही 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर, याद रहे। आप क्या करोगे इसको ऐसे भी याद रख लेना इसको, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज से आपको मैं बोलूंगा कि आप ये मतलब याद तो रखना ये, लेकिन कन्वर्ट करके आप लिखोगे इसको। ये 1.5 कितना है 3/2, मतलब क्या 3r स्क्वायर बाई 2, और ये 0.5 कितना है 1/2, तो ये 1/2 और ये आर स्क्वायर, है ना। ऐसे भी याद रखना आपको, क्लियर है। और इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से आता है यार, पहले आर लेस देन आर के लिए ये पैराबोलिक आता है, क्योंकि आर स्क्वायर के पीछे क्या है नेगेटिव है, इसलिए कॉन्केव डाउन पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आर इक्वल्स टू आर तक ये वैल्यू कितना पकड़ लेगा, आर इक्वल्स टू आर जैसे ही पुट करोगे तो ये सरफेस वाला वैल्यू दे देगा, कितने के बराबर, के क्यू बाई आर के बराबर। तो ये अच्छा एक चीज यार, कि जब आप ना r इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, r इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर ना सेंटर पर पोटेंशियल कुछ और होता है, देखना r का वैल्यू जीरो पुट करके देखो, r का वैल्यू जीरो पुट करके देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम इन साइड देख रहे हैं ना, इसलिए इन साइड वाले में रखेंगे r का वैल्यू जीरो। तो ये r का वैल्यू जीरो रखोगे ये कितना दे देगा, रख के देखो ये जीरो हो गया, 3k/2r, तो 3k/2r ये दे देता है सेंटर पर, इसलिए यहाँ पर r का वैल्यू जीरो है, इसलिए पोटेंशियल यहाँ से शुरू हो रहा है कितने के बराबर 3k/2r, और ये कौन सा है सेंटर। फिर उसके बाद r इक्वल टू आर पर ये क्या पहुंच जाता है सरफेस वाला, तो vs इक्वल टू k/R, और जैसे ही r ग्रेटर देन r के लिए हम देखेंगे तो ये हाइपरबोलिक वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। तो ये कर्व इस तरीके से आता है यार, पहले कॉन्केव डाउन पैराबोला, देन ये हाइपरबोला, राइट। आगे बढ़ता है, ये देखो अब इलेक्ट्रिक डायपोल। बेसिकली यार इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, कि जब कभी भी दो इक्वल चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, अगर वो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड स्मॉल सेपरेशन पे है तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक डायपोल को फॉर्म करेगा। और डायपोल के कुछ एक्सिस पे होंगे, तो ये हमारा क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाला जो लाइन है वो क्या है, एक्सिस ऑफ डायपोल है। ये इसका क्या है यार, इक्वेटोरियल लाइन है। ये क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल है, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है यार, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। एक बात हमेशा याद रहे कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जरा से सुनना, ये डी क्या है, इसके चार्ज के बीच का सेपरेशन है। इसको ना आप देखो, मैंने डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा रखा है, किधर से किधर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। तो ये आप इसको इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को और ये सेपरेशन डी को मतलब इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, मतलब एक एरो से। इसमें क्या छिपा हुआ है यार, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इसके बीच का सेपरेशन ये डी छिपा हुआ है इस एरो के अंदर। अगर ये सिर्फ एरो दिखा दिया जाता है, कहने का मतलब क्या, इसके अंदर हमारा क्या छुपा हुआ है यार, क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर चार्ज भी छुपा हुआ है और हमारा सेपरेशन भी है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ ताकि सही लगे दिखने में। अब जरा से सुनना, P वेक्टर इक्वल्स टू क्यू डी वेक्टर, ये क्या है, हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर है। अगर सिंपली कहें तो P इक्वल्स टू क्यू डी। सर ये डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू चार्ज, राइट। और डायरेक्शन तो हमने बता ही रखा है। अब जरा से सुनना, मैं चाहता हूँ कि डायपोल के एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ शॉर्ट डायपोल, याद है शॉर्ट डायपोल किसको कहते हैं, कि अगर मान लो कि ये ए पॉइंट है जो कि एक्सिस पर है और इसका सेपरेशन इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से कितना है, आर है। ये आर कहाँ से मेजर किया जा रहा है, मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है ना, सेंटर ऑफ डायपोल से मेजर किया जा रहा है। तो अगर ये आर काफी ज्यादा हो गया डायपोल लेंथ से, डायपोल लेंथ हम किसको कह रहे हैं यार, ये डी जो है वो क्या है, डायपोल लेंथ है। डायपोल लेंथ से अगर ये काफी ज्यादा हो गया ये आर, तो हम क्या कहेंगे कि ये शॉर्ट डायपोल है सर, क्लियर है ना चीजें। तो इसके एक्सिस पर, ये पॉइंट कहाँ पर है, इसके एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 2kp/r³ आता है, कितना आता है 2kp/r³। लेकिन वेक्टर फॉर्म में आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सर वही डायरेक्शन है जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो डायपोल मोमेंट का देख रहे हो, जिधर की तरफ ये एरो है उसी डायरेक्शन में हमारा डायपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर ये ई एक्सिस का डायरेक्शन कैसा रहेगा सर, ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। ये जस्ट एक वही पॉइंट है,
क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके इक्वेटोरियल, मान लो कि इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ शॉर्ट डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर, तो आप देखना ई इक्वेटोरियल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के पी बाय आर क्यू। इक्वेटोरियल किसे कहेंगे, जस्ट इससे परपेंडिकुलर सेपरेशन, इस डायपोल जो डायपोल लेंथ है ना इससे परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाला है ना, ये इस पर क्या रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली ये, है ना, कि मतलब डायपोल के लेंथ को ये आधा आधा पार्ट में बांटेगा, ये वाला जो लाइन है तुम्हारा। अच्छा ये सेपरेशन क्या है, सेंटर से इस पॉइंट का आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये शॉर्ट डायपोल के लिए वैलिड है। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज कहो तो के पी बाय आर क्यू हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल की, तो अगर एक्सिस पर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो यार एक्सिस पर पोटेंशियल जीरो होता है, ये इसमें खास बात है। अब जरा सा देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ, ये यार थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल और इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डायपोल, है ना। तो ये देखना एक्सिस तो हमने निकाल ही रखा है, अब हम किस पे निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल प्लेन पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आता है ना वो कितना आता है के पी बाय आर स्क्वायर आता है, के पी बाय आर स्क्वायर आता है। इसकी पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे, राइट ना। अच्छा अब जरा सा सुनना, ये दो डायपोल है जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या P1 और P2 क्या है यहाँ पर यार, P1 और P2 पैरेलल है, P1 और P2 क्या है पैरेलल है, दो डायपोल है जो कि आर सेपरेशन पर रखा हुआ है, और ये आर कहाँ से मेजर कर रहे हैं, दोनों ही डायपोल के सेंटर से, सेंटर और सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो हम आर ले रहे हैं। तो फोर्स यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों ही डायपोल ओरिएंटेड सेम डायरेक्शन में रहता है, मतलब पैरेलल रहते हैं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यार 6P1 P2 बाय R4, मतलब क्या फोर्स कैसे वैरी करता है यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R to the power 4, R to the power 4, ये थोड़ा सा याद रखना है, क्लियर है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल हुआ मतलब इस तरीके से, तो उस केस में हमारा फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव हो जाएगा, राइट ना। तो ये बात। अब चलते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अगर मान लो कि कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है, तो वो डायपोल का हमेशा हमेशा कोशिश रहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन हो जाए, ठीक है ना, मतलब हमेशा वो चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आना, और उसी में उस पर क्या लगने लगता है, टॉर्क लगने लगता है। कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और वो कितने के बराबर यार, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा, तो टाउ कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा। और बात याद रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारा नेट फोर्स जो डायपोल पे लगता है वो कितना लगता है सर, जीरो लगता है, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है यार, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट आप डिफाइन करना जानते हो, पी कॉस थीटा, तो ये माइनस है पहले से, तो माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा जीरो रखोगे, डायपोल ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पी, मतलब क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मतलब क्या ऐसे है डायपोल भी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो थीटा जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाएगा। और थीटा का वैल्यू जब 180 रखोगे तो ये थीटा का वैल्यू 180 रखने पर ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। और थीटा का वैल्यू 90 रखोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा आपका, राइट। अब पूछा जाता है वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल की, मतलब रोटेट करने में डायपोल को कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क का रिक्वायरमेंट है, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है वो कितना आता है, पीई कॉस, जो फाइनल एंगल मूव कर गया है वो उसका कोसाइन कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ये कर देना है जब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चाहिए। और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन भी कर पा रहे हैं, है ना। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर पूछा जाए कैसे पहचानेंगे सवाल में कि सर इसने एक्सटर्नल एजेंट पूछा है या इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, तो जब कभी भी ये कह दिया जाए कि वर्क डन रिक्वायर्ड कितना होगा, द वर्क डन रिक्वायर्ड, तो समझ जाना एक्सटर्नल एजेंट की वजह से बोल रखा है, और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क डन होता है वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन आ रहा है उसका नेगेटिव, बस इसमें नेगेटिव लगा के लिख दो, नेगेटिव को अंदर भेज दो, तो क्या बन जाएगा रिलेशन, ये वाला। क्लैरिटी बातों में। अच्छा आगे बढ़ता है।
अब जरा सा सुनना, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल कैसे करते हैं यार? अगर मान लो इक्विलिब्रियम दो तरीके के हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे यार? देखना उसके लिए कंडीशंस पहले, मतलब ये हमारा जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थीटा अगर जीरो है तो हमारा नेट टॉर्क भी, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो ना, पी साइन थीटा, थीटा जीरो तो नेट टॉर्क जीरो हो गया है, और नेट फोर्स में कितना हो गया है? जीरो हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यार? मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मिनिमम, क्योंकि थीटा जीरो है, मैंने अभी बताया। कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है, तो माइनस पी हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है सर, नेट फोर्स तो जीरो होता ही है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन में, ठीक है ना। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो उसमें क्या होगा? ये देखो सेकंड वाला अनइक्विलिब्रियम के लिए बता रखा है मैंने, एक ही डायग्राम में बना रखा है यार ये। तो आप देखना, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एंटी पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट टॉर्क भी जीरो आएगा क्योंकि 180 डिग्री, तो पीई साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 जीरो होता है, तो नेट टॉर्क भी जीरो आ जाएगा आपका, और एफ नेट तो जीरो है ही क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा यार? मैक्सिमम कितने के बराबर? प्लस पी के बराबर, राइट ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने देखा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर उसके बाद हम यार पीओसी वो ईपीएस पढ़ेंगे, फिर पीओसी पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है यार? कि अगर किसी भी मान लो कि सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, और ये याद रहे कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन रहता है वो हमेशा प्लेन के क्या रहता है यार? परपेंडिकुलर रहता है। प्लेन के क्या रहता है? परपेंडिकुलर। मान लो कि ये मेरा हाथ, ये क्या है? एक सरफेस है, तो सरफेस पे एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से। ओपन सरफेस के लिए ये चीज़ मैंने बताया। अगर क्लोज सरफेस है तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाता हुआ रहेगा। मतलब क्या? अगर मान लो कि इस तरीके से आप मान लेना ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसा, इस बॉटम वाले के लिए ऐसा, इस वाले लेफ्ट के लिए ऐसा, ये वाला के लिए ऐसा, मतलब बाहर की तरफ सीधा सीधा। जिस रूम में तुम बैठे हो जस्ट अपने हाथों को फैलाना है। मान लो कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, वॉल को छेदते हुए तुम्हारे हाथ में निकल गया है बाहर की तरफ, वही हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, राइट ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे किया जाता है यार? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, मतलब क्या? ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो फाई कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा जीरो रखोगे तो फ्लक्स कितना आएगा? ये आएगा। थीटा 180 रखोगे तो फ्लक्स कितना आएगा? माइनस ये आएगा। थीटा 90 रखोगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट ना। फिर गॉस लॉ क्या कहता है यार? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, मतलब ये क्या बताता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इतना सा रिलेशन यूज करते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में हमें गॉस लॉ हेल्प करता है। बाकी अगर फ्लक्स निकालना हो तो आपको देखना है क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू एन क्लोज्ड क्या है? कि कोई भी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू एन क्लोज्ड की बात कर लेता, यहाँ पर अगर मैं इस सरफेस के लिए क्यू एन क्लोज्ड की बात कर देता, तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता। अगर मान लो कि Q3 नेगेटिव हो गया तो ये Q1 Q2 माइनस Q3 हो जाता, माइनस ये Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। अगर नेगेटिव होता Q3 का नेचर, तो ये हमने फ्लक्स निकाल लिया है, ठीक है ना। जस्ट देखना है कि क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। अब जरा सा इस एक्सप्रेशन में एक बार पूछ दिया गया था, बहुत पहले आईटी ने शायद पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है वो किस चार्ज की वजह से? Q1 Q2 Q3 सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से, सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से, या सारे चार्ज की वजह से? तो हम क्या बोल रहे हैं? सारे चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस, राइट ना। Q एनक्लोज टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लोज सरफेस, चाहे सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल हो, सबके लिए ये गॉस लॉ अपना वैलिड होता है। बस सरफेस क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। ओपन सरफेस के लिए ये वैलिड नहीं है। अगर ओपन सरफेस है तो उसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा किसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नाम से ही क्लियर है, ऐसा सरफेस जहां पर उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा भी हो सकता है, जैसे ये देखो प्लेनर है, प्लेनर शेप का है इक्विपोटेंशियल। ये देखो स्फेरिकल का है, ये कैसा है? कुछ अलग शेप का है ना, मतलब कुछ प्लेनर भी कुछ स्फेरिकल भी। देखना, ये मान लो कि ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका की पोटेंशियल कितना है? V1। मतलब क्या आप किसी भी पॉइंट को देखोगे ना, A और B
अगर मान लो 2 पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा, कितने के बराबर, V1 के बराबर। अगर मान लो कि ये कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लेते हैं EPS2 है, EPS2 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, और ये EPS1 है अपना, ये EPS1 है। तो यहाँ पर देखना इस पॉइंट पर पोटेंशियल सी पॉइंट पर कितना होगा, V2 के बराबर होगा। अब जरा सा सुनना, जब कभी भी पोटेंशियल के टर्म्स में मुझे वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। हाँ, कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क कर रहा है, मतलब रिक्वायर्ड वर्क है, तो Q इंटू जो हम फाइनल पोटेंशियल जहाँ पर ले जा रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। मतलब हम क्या कह रहे हैं, Q चार्ज को किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल से इनिशियल से फाइनल लेके जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखते हैं अगर वर्क रिक्वायर्ड है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क हो रहा है तो। और अगर किसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है तो Q इंटू जहाँ से ले जा रहे हैं, जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल, और जहाँ पर ले जाके छोड़ दिए वहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस, Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। बस फॉर्मूला आपको दोनों ध्यान में रखना है, ठीक। तो आप जरा सा सुनना, अगर आप ना मान लो कि A से B तक लेके जा रहे हो, A से B, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, A से B लेके जा रहे हैं, तो आप देखना A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V1 है, B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V1 है, तो वर्क डन कितना होगा A से B ले जाने में, A से B ले जाने में 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं होता है। ये चीज़ याद रहे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता है। हाँ, अगर एक ईपीएस से दूसरे ईपीएस पे लेके जाए तो वर्क डन होगा। और आप देखना, मान लो कि ए से मैं सी लेके जा रहा हूँ, एक बार सीधा लेके जा रहा हूँ, एक बार टेढ़ा लेके जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं रखता है, उसका वर्क डन जो आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा। तो अगर मैं ए से सी की बात करूँ, ए से सी ले जाने की बात करूँ, तो इसमें वर्क डन कितना होगा यार, ए से सी ले जाने में मुझे कितना वर्क का रिक्वायर्ड होगा, Q इंटू मान लो कि कोई Q चार्ज है, उसको मैं ए से सी लेके जा रहा हूँ, तो Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल, माइनस कहाँ से लेके आ रहे हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये। अब जरा सा देखना, Q इंटू वी सी कितना है, V2 है, VA कितना है, V1 है, तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा। क्लियर है ना चीज़ें। अच्छा, अब मान लो कि पूछा जाएगा कि एक Q चार्ज है जिसको कि A से B लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन बताओ कितना हो जाएगा। तो सीधा सीधा W इक्वल्स टू Q इंटू यहाँ का फाइनल कितना हो गया 30, तो 30 वोल्ट, 30 पर ले जा रहे हैं ना, बी पर ले जाना है, तो बी का पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल है। यहाँ का 30 है, यहाँ का 30 है, यहाँ का 30 है, सब जगह का 30 होगा, क्योंकि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमारा पोटेंशियल सेम होता है हर जगह। तो 30 फाइनली, और ये कहाँ से लेके जा रहे हैं, 10 से लेके जा रहे हैं, तो माइनस 10 कर लेंगे, तो ये कितने का वर्क डन आ जा रहा है 20 क्यू का, राइट ना। तो ये सिमिलरली आप देखो, ए से बी अगर मैं चार्ज को ले जाऊँ तो वर्क डन यहाँ पर कितना आ जाएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल कितना 40, कहाँ से लेके जा रहे हैं 20 वोल्ट से लेके जा रहे हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर कितना दे देगा यार, ये 20 Q दे देगा, राइट ना। तो इस तरीके से हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिफाइन करते हैं यार। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस शेप डिपेंडेंसी नहीं रखता है। जो वर्क डन आप देख रहे हो ए से बी ले जा रहे हैं, उसी तरीके से फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए से बी लेके जा रहे हैं, वही है। अगर मान लो कि 10 20 30 रहता, यहाँ भी 10 20 30 रहता, सेम वर्क डन होता, समझ लो। यहाँ अगर मैं 10 कर देता, यहाँ पर मैं 20 कर देता, यहाँ 30 कर देता, तो वर्क डन कितना आता है, इतने के बराबर ही। मतलब शेप इंडिपेंडेंट रहता है हमारा वर्क डन। क्लियर है ना। आगे बढ़ता है, ये लास्ट पीओसी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, पीओसी क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर यार, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। मान लो कि कोई भी कंडक्टर है, तो इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, जीरो रहता है। कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, ठीक है ना। अगर करंट का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो चार्ज दौड़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा पढ़े हो गया आप। अच्छा, कंडक्टर बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ सर बिल्कुल। ई इन अगर जीरो है तो ई इन अगर जीरो हो गया, ई इन अगर जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं ना डीवी बाई आर मतलब क्या, माइनस डीवी बाई डी आर कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या वो इक्विपोटेंशियल की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, तीसरा पार्ट देखो, फर्स्ट डिस्कस कर लिया, सेकंड डिस्कस कर लिया, थर्ड देखो, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। अगर आप इसमें चार्ज डालोगे ना, कोई भी चार्ज, मान लो कि क्यू चार्ज डाला है, तो वो पूरा का पूरा इसके सरफेस पे रिसाइड करना शुरू कर देता है, ठीक। तो ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज एब्सेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से दिखेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर ऐसे चला जाएगा। और ये याद रहे, देखो आप एक और प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद मैं और कुछ बोलता हूँ। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज एब्सेंट, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर लेना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज एब्सेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो हमने पहले बोल ही रखा है।
फिफ्थ देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एंड टर्मिनेट्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो यहाँ से ये जनरेट हो रहा है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पर, और ये सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा यार, परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा हर जगह, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ था यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। आप इस पर सवाल पूरा का पूरा लगाएं और यार अच्छे से और रिवाइज करें इसको, ठीक है ना। सवाल करना इस पर बहुत ज़रूरी है। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं उस पर जाके आप थोड़ा बहुत सवाल लगाना, आपका प्रिपरेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यार नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी चलता रहेगा, है ना। और नीट तो अब आपका कहाँ पर 12 सितंबर को है ना, तो 12 सितंबर को शिफ्ट हो गया है। तो अभी यार आपके पास ड्यूरेशन है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस। और बाकी ना आप क्या करोगे, आपका काम क्या है कि अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें यार, ताकि कोई अगर वीडियो आता है तो वो आप देख के जाएं, ठीक। तो कुछ हेल्प मैं कर रहा हूँ तो उस हेल्प को आप लोग गेन करें, ठीक है ना। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। जो जेई वाले देख रहे हैं उनका एग्ज़ाम तो बहुत पास है ना। ओके गाइस।